जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत गजब इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, अग्निवीर, रेलवेज, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड, ग्रेड 1, नेट, जेआरएफ या ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी जिसके अंदर जनरल स्टडीज पूछी जाने वाली है, जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कभी नहीं मिल सकती। हम लोगों ने एक साल का एनसीईआरटी का कोर्स, जी हां, एक साल का कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर ईयर की फीस में, यानी पूरे एक साल की फीस 500 रुपए आपसे चार्ज की जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब आप लोगों को इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल पे जाइए, इस कोर्स को अवेल कीजिए और हमारे से कांटेक्ट कीजिए ताकि उस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जा सके। जय हिंद दोस्तों, एक वर्ड होता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले से अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि वो इंसान ऐसा ही होगा, और इस बारे में कि वो इंसान ऐसा ही होगा, जो भी प्रेजुडिस बनता है उसके पीछे का सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है कि असलियत में आपके सामने उसका एक पिछला बैकग्राउंड होता है जिसमें उसने ऐसी कुछ हरकतें कर रखी होती हैं जिसके आधार पर हम ये जज कर सकते हैं या ये हम एक एनालिसिस करते हैं या हम एक मान लेते हैं कि ये इंसान शुरू से ऐसा ही है, तो जो इस पर आरोप है वो सच्चे ही होंगे या वो आरोप ऐसे ही होंगे। अगर ये सिचुएशन होती है तो हमें जब उस इंसान के बारे में कुछ फालतू इंफॉर्मेशन मिलती है या ये ऐसा लगता है कि कुछ उस पर आरोप लगे हैं तो हम उसे वैसे का वैसे मान लेते हैं। अब इसे इस तरीके से समझिए एग्जाम्पल की फॉर्म में कि शाहरुख खान का बेटा, शायद आर्यन खान समथिंग कुछ उसका नाम था, उसके ऊपर आरोप लगे कि वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है या ड्रग्स केस में उसके ऊपर आरोप लगे। अब वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितना उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, असलियत में जब ये खबर आई कि मैं उस टाइम पर लखनऊ में था और मेरे सामने जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि किसी बड़े हीरो के बेटा भी इसमें शामिल है, मैं उस टाइम खाना खा रहा था और काफ़ी देर तक ये न्यूज़ फ्लैश होती रही। तो जैसे ये न्यूज़ फ्लैश हुई, एकाएक मेरे दिमाग से निकला कि शाहरुख खान का बेटा तो नहीं है, कुदरती वैसे ही, क्योंकि मेरे दिमाग में उसके नाम का और उसके आसपास का एक प्रेजुडिस है। क्या कि सबसे पहले कि शाहरुख खान का एक वीडियो जो लगभग 90s 98 99 का है, वो मैंने देखा हुआ था। उस टाइम पर चर्चा भी हुई थी मेरे पिताजी से कि पापा ये भी तो पापा हैं जो अपने बेटे को कह रहा है बेटा ड्रग्स लेनी है ड्रग्स ले, ऐश करनी है ऐश ले और सब चीज़ें। तो मेरे पिताजी ने कहा था बेटा देखो ये हीरो है, नाचने गाने वाले हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सोसाइटी को ये किसी तरीके का लीड रोल दे सकें, और ये जो नाचने गाने वाला है इसका बेटा भी ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में इसी तरीके का हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उसमें ड्रग्स लेने वाला, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी या कुकर्म करने वाला हजम हो जाएगा। लेकिन हम जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, हम जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं या हमारा एक जो प्रोफेशन है, उसमें अगर आप गांजा, चरस या आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के या मतलब किसी भी तरीके का सेक्स के मामले के जो वीडियोस वगैरह हैं या जो भी आरोप लगेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में फ़र्क है। ये उस टाइम पर मेरा, जब मैं लगभग 6ठी 7वीं क्लास में था और मेरे पिताजी के बीच में एक डायलॉग हुआ था इस मामले में, और मेरे पापा ने समझाया था कि बेटा देख लेना, जो ये इसका बेटा है एक ना एक दिन इसकी नाक कटाएगा और ये आज अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर पछताएगा। ये रियलिटी है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अब आ जाते हैं मामला कट करके थोड़ा सा 2014-15। आई वॉज शॉक्ड, नॉट ओनली आई बट पूरा का पूरा हिंदुस्तान शॉक्ड था कि इसी आर्यन खान के ऊपर आरोप है कि इसका एक सेक्स वीडियो
एक बहुत ही नामी गिरामी बॉलीवुड खानदान की लड़की के साथ सेक्स वीडियो, जब ये टीनेजर थे, वो वायरल हुआ और सब जगह वो फैल गया। मामला दब गया क्योंकि रईस रसूखदार फैमिलीज थी। अब 2 इंसिडेंट्स तुम्हारे दिमाग में अगर हैं तो तीसरा इंसिडेंट के यानी बाप ऐसा है जो अपने बेटे को खुली छूट दे रहा है, बेटा ऐसा है जो उस खुली छूट को अब यूज करके बर्बादी की कगार पे है या गलत काम करना शुरू कर चुका है। और जिस तरीके से उसका एक माइंड मेकअप है वो पूरे तरीके से मामला वहां पर खराब नजर आ रहा था। जब यह सिचुएशन आई और तो पहले ही एक बार में दिमाग में आया कि शाहरुख खान का बेटा तो नहीं है। और जब न्यूज़ फ्लैश हुई तो मेरे आसपास बैठे हुए, जब फ्लैश अभी तक नहीं हुई थी, कि यार तुझे शाहरुख खान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक मामला। लेकिन जब न्यूज़ फ्लैश हुई तो उसके पीछे के जब मैंने रीजंस बताए तो लोग एग्री कर रहे थे, शायद आप भी करें। यह होता है, आप किसी इंसान के बैकग्राउंड को जब जानते हैं, उसकी फैमिली को जानते हैं, उसके खानदान को जान रहे होते हैं, तो असलियत में पहले के लोग भी जब शादी ब्याह कर रहे होते थे तो खानदान की बात करते थे कि किस खानदान का बच्चा है। हालांकि ये 100% जरूरी नहीं है, 100% ये जरूरी नहीं है कि उस खानदान का बच्चा जो है वो सारे ही गलत काम करे अगर बुरे खानदान का है, और अगर अच्छे खानदान का है तो सभी बच्चे अच्छे निकले, ऐसा भी जरूरी। तो पहले खानदान इसलिए देखते थे तो क्योंकि परिवार के जो संस्कार हैं, उस परिवार के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं तो वो चीजें बच्चे के लिए नॉर्मल हो जाती हैं। और संस्कार जो हैं परिवार के, वो बच्चों के अंदर जो किताबों में संस्कार नहीं लिखे हुए होते और वो ऑटोमेटिकली माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, आस पड़ोस के बिहेवियर को देख के ट्रांसफर हो रहे हैं, उन संस्कारों का असर बच्चों के ऊपर एक बड़े लाइफ स्पैन में पड़ता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर मैं हामिद अंसारी के ऊपर आ रहा हूं। हामिद अंसारी का जो मामला है, अगर हम यहां न्यूज को देखें तो कहीं ना कहीं हामिद अंसारी के ऊपर आरोप लगे हैं और पाकिस्तान के एक पत्रकार ने वो आरोप लगाए हैं कि हामिद अंसारी उनको इनविटेशन देकर बुलाते थे और या बुलाया और बुलाकर उनको भारत के 7 शहरों में घूमने की परमिशन दी, और 7 शहरों में घूमने की परमिशन दी जहां वो अलग अलग सेक्ट से मिले, लगभग कहीं 67 वगैरह जो भी है उससे मिले, और जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनसे मिले, उनसे सेटिंग करी और वो सारी इंफॉर्मेशन ले जाकर जो है ISIS को दे दी, ISI को दे दी। अब यहां समझिए मामला क्या है। यहां पूरी की पूरी बीजेपी और जो भी नेशनलिस्ट हैं वो सारे के सारे हामिद अंसारी के पीछे पड़ चुके हैं कि आपके ऊपर आरोप ये है और वो है। अब ऐसी सिचुएशन में उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर आरोप जो हैं वो झूठे हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबसे परमिशन ली, या जो भी XYZ सिचुएशन है। लेकिन उस XYZ सिचुएशन को अगर आप मोटे तौर पर देखते हैं तो आपको एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि यहां पर यह मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो आपको यहां पर एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट जैसी जो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया है, डेजिग्नेटेड पोस्ट के ऊपर बैठे हुए बंदे के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो असलियत में भारत के दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी के हाथ में एजेंट का काम कर रहा था। अब ये आरोप, इसके ऊपर बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो भरोसा कर रहे हैं। अब यहां भरोसा करने वालों का 2 सेक्शन है। एक वो लोग जो एंटी मुस्लिम माइंडसेट के हैं, और वो एंटी मुस्लिम माइंडसेट के जो बंदे हैं उनको अब मौका मिल गया कि देखा, एक मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान का सगा नहीं हो सकता। ये तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि पिछले बहुत सारे समय से, लगभग कई महीनों से अगर आप देखें, जब से यूपी चुनाव हुए हैं, इवन यूपी चुनाव से पहले जब फरवरी के अंदर भी
हिजाब मामला आया था उसमें भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा था। और हिजाब जो कर्नाटक का 6 लड़कियों का हिजाब मामला था, उसके बाद यूपी इलेक्शन के बाद ज्ञानवापी के बाद नुपुर शर्मा के बाद कन्हैया लाल का एक्सट्रीम लेवल जो है वो अब यहां पर हमारे को हामिद अंसारी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो अब लोगों का या जिन लोगों का एंटी मुस्लिम माइंडसेट है और जो ये मानकर चलते हैं कि एक मुसलमान कभी हिंदुस्तान का सगा नहीं हो सकता, वो जो लोग हैं वो और ज्यादा मजबूती के साथ कहेंगे कि देखा हमने इस आदमी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया तब भी ये ऐसा ही निकला, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हुए इतना बुरा काम कर रहा था। तो असलियत में एक तो ये सेक्शन है, लेकिन दूसरा सेक्शन जो है जो रेशनल थिंकिंग वाला है, अब इस रेशनल थिंकिंग वाला या जो एक नॉर्मल माइंडसेट वाला आदमी है जिसे हिंदू मुसलमान से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक नॉर्मल माइंडसेट का बंदा है जिसे हिंदू मुसलमान से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान के दिमाग में भी एक सवालिया निशान लग गया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हामिद अंसारी ऐसे ही हैं। मैं इन लोगों की तो चिंता कर ही नहीं रहा इस मामले में, क्योंकि अगर यहां हामिद अंसारी नहीं होते या कोई और यहां, ये तो इस माइंडसेट के तो लोग वो हैं जो अगर किसी हिंदू के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगे या गद्दारी का आरोप लगे तो इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, लेकिन अगर एक मुसलमान के ऊपर देशद्रोह या गद्दारी का आरोप लगे तो इनके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट बड़ा जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट होता है कि देखा क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए गद्दार है। ये दोगले लोग हैं या ये यूं कहें इनके पास एक डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि मतलब दोहरे मापदंड लेके खड़े हुए होते हैं कि हिंदू के लिए अलग यार्डस्टिक है, मुसलमान के लिए अलग। मेरी नजर में गद्दार गद्दार है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान जो हैं वो अगर ज्यादा निकल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हैं, ये अकेला इशू नहीं है जिसे हम अभी शोर मचाएंगे या जो कहेंगे, ठीक है। तो इन लोगों का तो अगर हामिद अंसारी वाला मामला नहीं होता तो भी इनका माइंडसेट ये था कि मुसलमान गद्दार है, लेकिन अगर हामिद अंसारी का मामला आ चुका है तो अब इनके दिमाग में अब असर की जगह अब बहुत ज्यादा असर हो चुका है कि हां मुसलमान गद्दार है, और अब इन्हें एक और रीजन मिल गया मुसलमान को देशद्रोह मानने का। तो इन लोगों के बारे में तो मैं बात कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो मान के बैठे हुए हैं क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए गद्दार है, और क्योंकि वो हिंदू है और उसने ऐसा कोई सैफरन कलर पहना हुआ है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त होगा। और अगर कोई हिंदू पैसे के लालच में या किसी लालच में देश की खुफिया जानकारी किसी को दे रहा है या ट्रांसफर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वैसा आदमी जो अपनी खुफिया जानकारी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है देश की जानकारी, तो वो आदमी भटका हुआ हिंदू होगा, वो गद्दार नहीं होगा ऐसे लोगों की नजर में। तो इसे तो भूल जाओ। हामिद अंसारी के मामले में मेरी असली चिंता असलियत में देश के जो सोशल फैब्रिक का एक जो बेस है वो लोग हैं, सोशल फैब्रिक का बेस हैं वो लोग हैं जो कि जिन्हें गद्दार की रियल डेफिनेशन पता है और वो इस समय पर नॉर्मल माइंडसेट के यानी उन्हें किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो लगता है, और वो मतलब फैक्ट्स का एनालिसिस प्रॉपर एनालिसिस करके एक अपना माइंडसेट बनाते हैं, अपनी एक सोच विकसित करते हैं, अपना एक विचार विकसित करते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ होगा। जब ये चीज है असलियत में तो यहां पर इन लोगों की चिंता है, क्योंकि असलियत में ये जो सेक्शन होता है ये पास्ट रिकॉर्ड्स को हमेशा देखता है कि असलियत में पास्ट रिकॉर्ड्स उस इंसान के खुद के क्या हैं और उसकी फैमिली के जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो असलियत में हामिद अंसारी जो हैं इनका अगर मैं उसी चीज को एनालिसिस करने की सोच रहा हूं। हामिद अंसारी एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल फैमिली
से बिलोंग करते हैं, एक इनकी जो लीनिएज है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली की है। इनके दादाजी हुआ करते थे मुख्तार अहमद अंसारी, जिसे हम MA अंसारी के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर अगर आप इनके बारे में देखें तो ये शुरू से बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर होते थे। MBBS, MD, PhD, मेडिसिन वगैरह बहुत अच्छी इन्होंने जो है क्या नाम है मतलब बहुत अच्छे लेवल के सर्जन होते थे और शायद इंडिया के सबसे पहले सर्जन्स में से एक थे। बाद में इन्होंने जो है वो क्या नाम है पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के नाम बाद इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को एक साथ ज्वाइन किया। शुरू में ऐसा पॉसिबल था कि अगर आप मुस्लिम लीग के सदस्य हैं तो कांग्रेस के सदस्य भी बन सकते हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं तो मुस्लिम लीग के सदस्य भी बन सकते हैं। और क्योंकि पढ़े लिखे थे, रिनॉन्ड थे, तो इसीलिए इनका एक इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो 1916 से पहले जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर, उस मामले में दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया। यानी यहां ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को रिकॉग्नाइज किया और यहां कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट या फिर जिसे कहते हैं कि लखनऊ पैक्ट हुआ। यहां कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर असलियत में लखनऊ पैक्ट की अगर बात करेंगे तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बाद में इनके मोहम्मद अली जिन्ना से जो हैं वो डिफरेंसेस बढ़ने लगे। हालांकि उससे पहले खिलाफत मूवमेंट हुआ था और खिलाफत मूवमेंट के मामले में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब वोकल, बहुत ही आउटस्पोकन, खुलकर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले और कैलिफ ऑफ टर्की को सपोर्ट करने के अंदर ये सबसे आगे लीडर होते थे। यहां खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना, सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम लीग की डिमांड को सपोर्ट करना असलियत में रिलीजियस माइंडसेट या रिलीजियस डोमिनेंस ऑन आइडियोलॉजी साफ दिखाता है कि विचारधारा के अंदर जो है वो धार्मिक प्रभुत्व सबसे ज्यादा था। धार्मिक प्रभुत्व यहां पर था और इस रिलीजियस डोमिनेंस की वजह से या ये रिलीजियस डोमिनेंस ही उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी वजह से जो कि हिंदुस्तान के पार्टीशन का एक बड़ा कारण माना जाता है, उसको सपोर्ट करना और साथ में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना, जिसके अंदर कैलिफ यानी विदेश के मामले में यानी टर्की के खलीफा के मामले में भारत के अंदर आंदोलन करना, लेकिन मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग जो अंग्रेजों की कठपुतली थी और कांग्रेस की डिमांड को कभी सपोर्ट नहीं करती थी, उसे खुलकर उसकी डिमांड को ज्यादा सा सपोर्ट ना करना, या यूं कहें एक तरीके का डायलेमा इनके दिमाग में शुरू से रहा था। बाद में यह हुआ था कि इनके मोहम्मद अली जिन्ना से, अंसारी के जिन्ना से जो है 36 का आंकड़ा होने लग गया। ये डॉक्टर थे और वो एडवोकेट थे यानी लॉयर थे। यहां पर जिन्ना बाजी मार गए, अंसारी जो है वो गांधी और नेहरू के करीब आना शुरू हो गए और यहां से हालांकि यहां से इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू से आखिरी तक देखा जाता है कि हां इनका जबरदस्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और लास्ट तक। और सबसे बड़ी बात ये कि जामिया मिलिया इस्लामिया के ये जो स्टार्टिंग के फाउंडर मेंबर्स थे उनके अंदर मिस्टर अंसारी हुआ करते थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए बेच डाली या दान कर दिया, जो भी था।
शॉर्ट में ये कि देशभक्ति का टच था, लेकिन रिलीजियस जो आउटफिट है, रिलीजियस माइंडसेट है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी पार्टीशन के बाद इन्होंने पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं समझा और भारत में ही रहे। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल पर इनका एक माइंडसेट रहा। लेकिन अब इसके आगे अगर हम हामिद अंसारी को देखते हैं तो हामिद अंसारी का भी जो बैकग्राउंड है वो एक तो प्रॉब्लम ये है कि मुख्तार अंसारी जो आज के दिन एक गुंडा या यूं कहें एक गैंगस्टर है, उससे ये सेकंड कजन की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। यानी हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के सेकंड कजन हैं, यानी मामा चाचा ताऊ के या दूसरी लीनिएज। खैर, हामिद अंसारी को अगर आप देखते हैं तो 1961 में इन्होंने फॉरेन सर्विसेज के अंदर एंट्री ली और लगभग एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए और एक फेज यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडियन मिशन के रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ दिया जाए, तो इनका लगभग सारा टाइम मुस्लिम कंट्रीज में सर्विसेज करते हुए बीता है। जैसे अगर आप देखें तो ये 1976 से 80 के बीच में एम्बेसडर ऑफ यूएई रहे, 85 से 89 ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 89-90 अफगानिस्तान, 90 से 92 ईरान और 92 से 95 के बीच में यूनाइटेड नेशंस और 95 से 99 सऊदी अरेबिया। यानी इनकी लाइफ के लगभग 50% या लगभग 30% टाइम जो है, मेजर 30% टाइम जो है वो जब ये एम्बेसडर पे प्रमोट हो गए तो उसका 30% टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बीता। ऐसा आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके विदाई समारोह वाले भाषण में दिया था। यानी ये फॉरेन सर्विसेज के अंदर अच्छे खासे थे। उसके बाद 2002 के अंदर ये एएमयू के वाइस चांसलर बन गए और एएमयू के वाइस चांसलर बनने के बाद 2007 से लेकर 2017 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, जो इनके पूरे करियर की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेजिग्नेटेड पोस्ट थी। अब यहां तक तो सिचुएशन ठीक है, वाइस चांसलर रहे और नेशनल ह्यूमन कमीशन फॉर माइनॉरिटीज रहे, सब चीजें। यहां तक इनके इस पूरे प्रोफाइल में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने अच्छी पोस्ट्स पर काम किया, अच्छा काम किया। असलियत में प्रॉब्लम इनके साथ दो चीजों से जुड़ी हुई है। एक तो मिस्टर सूद हैं जो कि रॉ एजेंट हैं, वो खुलकर आरोप लगाते हैं कि ये जब ईरान के अंदर थे तो ईरान में उन्होंने इन हामिद अंसारी ने इंडियन इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट काम किया और जानबूझकर सिचुएशंस को हैंडल नहीं किया और अगर किया भी तो इतने बुरे तरीके से हैंडल किया कि सिचुएशन सही होने की जगह गलत हो गई। वो पूरी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स गिनवा रहे होते हैं और क्योंकि ये एक्स रॉ एजेंट हैं तो एक्स रॉ एजेंट की वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा लोग कर भी सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता था और ये 100% बात है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता था। मैं मानकर चल रहा हूं कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसका एक माइंडसेट होता है और उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी वो किसी भी इंसान के लिए अपनी एक विचार बना लेता है और उस विचार के अकॉर्डिंग उसके बारे में लिखना शुरू करता है। तो पॉसिबली हामिद अंसारी ने सिचुएशंस को किसी और ढंग से समझा हो और सिचुएशन कुछ और हो, या फिर हामिद अंसारी की नज़र में सिचुएशन कुछ और हो, सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो, मिस्टर सूद की नज़र में सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो, और दोनों
आपस में अलग अलग तरीके से उनको इंटरप्रेट कर रहे हो और डिसीजंस के बीच में डिफरेंस आ रहा हो। ये कुछ चाहते थे, हामिद अंसारी ने कुछ लिया। मैं वहां पर तब तक एलिगेशन नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे हामिद अंसारी का एक माइंडसेट साफ नजर नहीं आ जाएगा। मुझे हामिद अंसारी का माइंडसेट साफ नजर तब आता है जब उनको क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट से जो है मतलब रिजाइन, मतलब उन्हें अगली बार इलेक्ट नहीं किया गया और ये कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शन नहीं था। और उस टाइम पर सेंटर में मोदी गवर्नमेंट थी और सेंटर में मोदी गवर्नमेंट होने की वजह से इनका और मोदी सरकार, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के मेंबर की फॉर्म में या यूं कहें उनके फेवरेट रहे और दूसरी तरफ मोदी सरकार आ जाए तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन असलियत में हामिद अंसारी के पर्सनल जो व्यूज हैं वो आपको नहीं, वो पर्सनल व्यूज से इतना ज्यादा लेना देना नहीं होगा जितना वाइस प्रेसिडेंट के रहते उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे लेना देना होता है। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग से लेकर बहुत सारी यूपीएससी के मेंबर्स से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी होती हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी तरीके की पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे, न्याय के बारे में बात करेंगे। हम ये उम्मीद करके चलते हैं। अब ऐसे में हामिद अंसारी जब वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हो रहे थे या उनका टेन्योर खत्म हो रहा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया कि इंडियन मुस्लिम्स आर इन फियर। अब ये जो मामला है असलियत में इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर एक खास बात यह है कि इन्होंने बात केवल इंडियन मुस्लिम की, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक बायसनेस थी। आप ये कह सकते थे कि इंडियन सोसाइटी इज इन डेंजर बिकॉज sections are fighting with each other. Don't create any circumstances under which people start fighting with each other. ऐसी कोई परिस्थिति मत बनाओ जिससे आम आदमी आपस में लड़ना शुरू कर दे। ये कहा जा सकता था, लेकिन जब जब आप इंडियन मुस्लिम का नाम लेंगे और ये कहेंगे कि वही डरा हुआ है तो उसका एक रिएक्शन दिखाई देगा और वो रिएक्शन जो था वो बहुत ज्यादा बुरा था। यानी बायसनेस यहां नजर आई और इस बायसनेस के मामले में कहीं ना कहीं लोगों ने मिस्टर सूद के, हामिद अंसारी के बारे में बताई गई बातों को कुछ हद तक सही मानना शुरू कर दिया कि ईरान में जो इनके एजेंट्स मारे गए या एजेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई या एजेंट्स को पकड़ लिया गया तो उन्होंने इनको जो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए था या सपोर्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की। शायद वहां पर यही बायस्ड माइंडसेट काम कर रहा हो और कहीं ना कहीं इंडियंस को, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया से एक द्वेष की भावना इनकी आंखों में प्रेजेंट हो। ये तो सिचुएशन उस टाइम पर थी, तो यानी इनका ये एक पास्ट रिकॉर्ड हमें यहां पर दिखाई देता है, एक पास्ट रिकॉर्ड। हालांकि इनकी एक किताब भी आई और उस किताब में भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी लिखी जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा आम इन लोगों के बीच में जो हमारे मतलब रेशनल थिंकिंग वाले हैं और बिना किसी बायसनेस के बात करते हैं, उन लोगों के दिमाग में भी उस किताब के अंदर लिखी गई बातों ने बुरा असर डाला। लेकिन अगर ऐसा कोई बयान पाकिस्तान की तरफ से आए और पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट कम एजेंट जो है वो खुलकर ये कह रहा हो, जर्नलिस्ट कम एजेंट जो है वो खुलकर ये कह रहा हो,
स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कि हाँ, हामिद अंसारी जी ने भी मुझे निमंत्रण दिया और मुझे स्पेशल प्रिविलेजेस मिली और मैं आईएसआई के लिए वहां पर इंफॉर्मेशन जुटाने गया था। वहां जाकर मैं सेपरेटिस्ट फोर्सेस से मिला था। उसने 42 के करीब सेपरेटिस्ट फोर्सेस का नंबर भी बताया है और उसके बाद 60 के करीब आज का बता रहे हैं और पूरा का पूरा YouTube के ऊपर सिस्टम का बखान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। अब यहां दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कि हामिद अंसारी पर लगने वाला आरोप कितना ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना यह है कि यहां पर भी मैं जो पाकिस्तानी एलिगेशन लग रहा है उसे दो डायमेंशंस में समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, एक तो ये जो प्लान ऑफ पाकिस्तान हो सकता है या फिर यूं कहें कि एक कैच ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है वो कहीं ना कहीं उस पाकिस्तान को एंटी मुस्लिम माइंडसेट ऑफ इंडिया जो है, एंटी मुस्लिम माइंडसेट ऑफ इंडिया जो है वो फलता है। क्योंकि इंडिया का जितना ज़्यादा एंटी मुस्लिम माइंडसेट होगा, इंडिया पाकिस्तान के लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल है। और क्योंकि इंडिया में दंगे होंगे, इंडिया में सेपरेटिज्म बढ़ेगा, आपसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, इंडिया अंदर से कमज़ोर होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो एक तो पॉसिबली जानबूझकर पाकिस्तान के एक ऐसे एजेंट से या एक ऐसे जर्नलिस्ट से आरोप लगवाया गया जो आया भी था, जिसके फैक्ट्स भी मैच कर रहे थे और उससे एक बयान दिलवा दिया गया। क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा एजेंट हो जो इतना ज़्यादा खुलकर अपने एसेट्स को दुश्मन देश के अंदर एक्सपोज कर रहा हो। क्योंकि अगर ये एजेंट सही भी है तो हामिद अंसारी जो उनके लिए काम कर रहे थे वो उस टाइम पर उनके एक एसेट थे और कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी ज़्यादा हाईली डेजिग्नेटेड पोस्ट पर बैठे हुए अपने किसी भी एजेंट की जान को दाव पर नहीं लगाएगी, ये समझ लीजिए। वहीं दूसरी तरफ इस एजेंट को शायद अब ऐसा लग रहा हो कि अब हामिद अंसारी इसके काम के नहीं हैं और इसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक वाहवाही मिल सकती है और उस वाहवाही के नाम पर हामिद अंसारी के नाम को एक्सपोज करने की वजह से उनके मिशन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसलिए वो हामिद अंसारी के नाम को एक्सपोज करके अपनी वाहवाही लूट लेना चाहते थे या फिर यूं कहें मीडिया के सेंटर ऑफ डिस्कशन बनना चाहते थे। इसलिए हामिद अंसारी का नाम एक्सपोज कर दिया गया। और ढंग की बात क्या है कि हामिद अंसारी अब उनके किसी काम के नहीं रहे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सच में हामिद अंसारी, मैं सिर्फ एक बार मानकर चल रहा हूं कि अगर सच में हामिद अंसारी ऐसा कुछ कर रहे थे, क्योंकि अगर हम ऐसे में हम मिस्टर जो सूद एक्स रॉ एजेंट हैं उनके बारे में भी उनकी जो बातें कही गई हैं वो भी हमारे दिमाग में मौजूद हैं और वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए इन्होंने जो अपनी बायसनेस दिखाई, अपना एक जो क्या नाम है भेदभावपूर्ण रवैया दिखाया, वो भी ध्यान में रखते हुए और अपनी किताबों में जो डिस्टॉर्टेड बातें लिखी, जिसके अंदर बहस में जो जी न्यूज़ के पत्रकार हैं उनके सामने से ये बहस को छोड़कर चले जाते हैं, तीखे सवालों का जवाब सुनने के नहीं दे पाते। तो वो तीनों बातें इकट्ठी होकर अगर हम ये करके हम ये मान भी लेते हैं कि हामिद अंसारी जो हैं वो भारत के प्रति किसी प्रकार का द्वेष रखते थे। भाई देखो, बीजेपी के लिए द्वेष रखना नॉर्मल बात है, बीजेपी से द्वेष रखने में समस्या नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक दल है
जिस तरीके से मेरे दिमाग में कांग्रेस के लिए विचार अच्छे नहीं हैं, या मेरे दिमाग में केजरीवाल के लिए ज्यादा से अच्छे विचार नहीं हैं, या मेरे दिमाग में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे विचार नहीं हैं, या किसी भी ऐसे क्षेत्रीय दल के लिए अच्छे विचार नहीं हैं, जो कि मतलब कहीं ना कहीं मामले को उलझाए रखती है, और सबके लिए अलग अलग रीजंस हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वैचारिक मतभेद किसी पार्टी से होना आम बात है, लेकिन अगर वो पार्टी सत्ता में है, यानी अगर कांग्रेस सत्ता में है, तो मैं कांग्रेस की नीतियों का तो विरोध करूंगा, लेकिन मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं अपने देश को ऐसी कोई भी फोर्स का सपोर्ट नहीं करूंगा जो मेरे देश को तोड़ने वाली हो। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि दूर रहूं। लेकिन हामिद अंसारी अगर ऐसा कर रहे हैं तो सच में, अगर मैं 100% अभी इस मामले में 100% नहीं हूं, पॉलिटिकल डिबेट अलग है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हामिद अंसारी जो हैं वो ईमानदार अपने समय में रहे होंगे, लेकिन पिछले 2-3-4 रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरा पुराने वाला विश्वास जो है वो कमजोर पड़ रहा है। और अगर वो विश्वास कमजोर पड़ रहा है तो उस विश्वास की वजह से अगर इस तरीके के नॉर्मल माइंडसेट वाले, रेशनल थिंकिंग रखने वाले लोगों का अगर विश्वास कमजोर पड़ रहा है तो इन एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स को काउंटर करने के लिए असलियत में आपको यही माइंडसेट मिलता है। और ये अगर वीक हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत के मुस्लिम्स के लिए समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि अब वो माइंडसेट पिछली काफी टाइम से अगर देखा जाए तो देखो, एक सिंपल सी बात है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मेरा मानना यह है, इससे आपकी देशभक्ति है या नहीं है पता नहीं लगती। भाई मुझे भारत माता की जय बोलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत माता की जय कोई जबरदस्ती मेरी कॉलर पकड़ के, मेरा बाजू पकड़ के कहे कि बोल भारत माता की जय वरना तू गद्दार है, तो मैं ये पूछता हूं कि भैया तू कौन होता है मुझे देशभक्त या गद्दार का सर्टिफिकेट देने वाला। तो मेरे लिए ये माइंडसेट, मेरे लिए ये कोई मामला इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, मेरे लिए मामला बड़ा वो भी नहीं है जिसके अंदर क्या नाम है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन हाँ, इशू तब और ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि भाई असलियत में एक तरफ तो बुरके के जो हिजाब विवाद है उसमें ये कहा जा रहा है कि हम रूल रेगुलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन ना मानकर हिजाब यानी हमारा जो कल्चर है वो मानेंगे। अब कल्चर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कल्चर इंडियन कल्चर नहीं है, वो कल्चर अरबी कल्चर है, और अरबी कल्चर का भी आधा अधूरा हिस्सा है। और जहां एक तरफ सऊदी अरेबिया उस कल्चर को पीछे रख के धीरे धीरे मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है और औरतों को लिबर्टी दे रहा है, आज़ादी दे रहा है, और पहली बार उनकी कैबिनेट में या जो भी काउंसिल है उसमें 2 वुमेन्स को परमिशन दी गई है आने की, वहां पर हमारे भारत का समाज जो है वो कहीं ना कहीं उल्टी धारा में बह रहा है, पीछे जा रहा है आगे बढ़ने की जगह। वो घातक है, वो हार्मफुल है, वो प्रॉब्लमेटिक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये, अब उससे अगला वाला पार्ट ज्ञानवापी मामले में जिस तरीके से बहुत ही भद्दे तरीके से क्या नाम है, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो टीवी डिबेट में आते रहते, स्कॉलर हैं भी या नहीं पता नहीं, लेकिन टीवी डिबेट्स में आते रहते, उन्होंने जिस तरीके से शिवलिंग का मजाक उड़ाया और उसके बाद CAA NRC का मामला हो गया, सब चीजों के अंदर एक माइंडसेट डेवलप हो गया कि कहीं ना कहीं एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट धीरे धीरे एंटी कंट्री माइंडसेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह मामला सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम का है, जब तक कतर का मामला नहीं आया था। कतर के मामले में जैसे ही कतर ने कहा और इंडियन गवर्नमेंट को ऑन द नेम ऑफ कतर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायसनेस कतर की तरफ दिखाई देती है। ऐसे में जो एंटी मुस्लिम माइंडसेट था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे और मेजॉरिटी यानी हिंदूज का के अंदर जो एंटी मुस्लिम माइंडसेट जो अगर बढ़ रहा है, उसमें
हामिद अंसारी के इस कांड ने आग में घी डालने का काम किया है। ये इस आग को और ज्यादा भड़काएगा और ज्यादा भड़काएगा, यहां तक कि अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि काउंटर इस आर्गुमेंट को या इस सिस्टम को ना तो कांग्रेस प्रॉपरली काउंटर कर पा रही है। हामिद अंसारी के जवाब में सिर्फ इतना दिखाई दिया है कि हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि मैंने जिसको भी बुलाया वो फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वो और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास से सारे सिस्टम्स पास होकर ही वीजा अलॉट किए जा रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर आरोप ना लगाए जाएं। लेकिन फिर भी इस समय पर वो अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरे तरीके से काउंटर कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर यहां मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि हामिद अंसारी निर्दोष हैं, लेकिन यहां पर यह बात सामने आ रही है कि भारत में सरकारों के अंदर भी पैसे के नाम पर बिकने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान जो उस समय पर आतंकवादी हमले कर रहा है बिना किसी इंसान की जांच करे उसके लोगों को भारत के अंदर घूमने फिरने का मौका दे रहे हैं और खुलकर मौका दे रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और हामिद अंसारी अगर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे देते या नहीं दे पाते तो उसका सीधा सीधा असर यह होगा कि भारत के अंदर एक समस्या उत्पन्न होने वाली है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम माइंडसेट जो गल्फ है, डिवीज़न है, वो लगातार बढ़ता जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है भारत के सोशल फैब्रिक के लिए, सामाजिक जो ताना बाना है उसके लिए। अब इसमें क्या है वो वक्त बताएगा, लेकिन हामिद अंसारी के केस में वो जो गल्फ थी हिंदू मुस्लिम की जो पिछले काफ़ी टाइम से बनी आ रही है वो धीरे धीरे और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। मैं इसमें सरकार का तो खैर इसमें क्या ही रोल है, मामला ही पाकिस्तान से आया है, लेकिन हामिद अंसारी और कांग्रेस को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए और बहुत ही तरीके से देना चाहिए कि असलियत में इसके पीछे का रीज़न क्या है। बाकी तो देखो दोस्तों वक्त बताएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मामला कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।